لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک. Gospel according to Luke, chapter 4, verses 16 to 21. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے: اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایا نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبر سنا، کچلے ہوئوں کو آزاد کرو اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. اور وہ ان سے کہنے لگا: آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے پر اس کی برکت. آمین. بسم اللہ آئین پاکستان میں اقلیتوں کا ایک خاص مقام ہے اور آئینی مقام کا ایک پس منظر ہے. سب سے بڑی عدالت نے ایک نئی آپ ججمنٹ کی اور اس میں یہ اپنا بیان جاری کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں منورٹیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، کیونکہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ ناوس سلوک کی وجہ سے وجود میں آیا. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہمیں رائٹس دیے جائیں. اور پاکستان کی جوڈیشری عدالتوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے لیے لینڈ مارک ججمنٹس دی ہیں. تو آج میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا کہ ہم یہ کانفرنس آئین پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور ریاست کی ذمہ داریوں میں آج پروگرام کر سکیں. تو میں شکر گزار ہوں انہوں نے اپنی مصروفیات سے آج اس منورٹیز کانفرنس کے لیے ٹائم نکالا. اور میں شکر گزار ہوں ریورنڈ ڈاکٹر بشپ آزاد مارشل صاحب کا کہ وہ بھی تشریف لائے.
परवेज मसीह जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशल कनाडा से तशरीफ लाए, हमारे दोस्त साहब बैठे हुए हैं, और नदीम साहब बकायदा ऑस्ट्रेलिया से। तो हमने कोशिश की कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हम कर सकें, और आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें टॉप वन पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं, जिनकी मिनॉरिटीज में बड़ी रिसर्च है, पीटर जैकब साहब आपसे बात करेंगे, आज़ाद मार्शल साहब, और हमारे क्लैब्स के पाकिस्तान क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अदनान शमीम भट्टी साहब। मैं आप सब लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि साल में 2 बड़े इवेंट हमारे अदलिया के साथ होते हैं। पिछली दफ़ा हमने जस्टिस A.R. कन्वीनियंस इसी हॉल में की, जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस तशरीफ लाए, और कभी भी मिनॉरिटीज़ के प्रोग्रामों के लिए जुडिशरी का एक बड़ा है, उन्होंने जब भी हमें किसी प्रोग्राम के लिए भी कहा है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम पहुँच किए। सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और साथ में आज इस कॉन्फ्रेंस के जो स्पॉन्सर थे टीवी, उन्होंने हमारे साथ मिलकर शिदात साहब हमने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों का जो वजूद है उससे पाकिस्तान का एक कलर है, और उसी के तमाम जो हमारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैं अक्सर कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के जो राइट्स हैं, किसी और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने राइट्स नहीं हैं, लेकिन सम प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की इम्प्लीमेंटेशन के, उसको यकीनी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सीलेंसी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, शादियों की रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो के ऑर्डर्स दिए, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट वाज़ेह नहीं कर सकी जिसके अंतर्गत हमारी शादियाँ रजिस्टर की जाएँ। इस तरह होता है कि शादियाँ जब रजिस्ट्रेशन के लिए हम भेजते हैं तो नादरा उसको रजिस्टर नहीं करता, जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से चंद ऐसी फैमिलीज हैं जिनको मुख्तलिफ अदालतों से कंपनसेशन उनकी बेटी की शादी में मिलना होता है, या एम्बेसी का हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रॉब्लम आती हैं। उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और अदालत में जब भी हमने कोई भी चीज़ का दिया है तो बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से आए हैं। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ एक्सेलेंसी, यहाँ पे हमारी मिनॉरिटीज़ की जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी सिक्योरिटीज़ के हवाले से भी जजमेंट्स आई हैं, लेकिन जब भी ऑर्डर हुआ है बदकिस्मती से इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो मैं बिहाफ ऑफ अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और आज वो जो लोग जिन्होंने अपनी खिदमत वॉलंटियर्स इस मुल्क को डेवलप करने के लिए, हम एक रिलीजी महफिल में थे, वहाँ पे एक पढ़ी लिखी बच्ची ने जब हमारे उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने वॉलंटियर्स की डेफिनेशन की कि जो लोग, जो मुल्क के नौजवान, जो कौमें अपने आप को अपने मुल्क के लिए वॉलंटियर्स करती हैं, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं। और उस बच्चे से हमने सबक सीखा। आज हमने ये भी कोशिश की है कि वो वॉलंटियर्स जो दिन रात एफर्ट्स करते हैं मिनॉरिटी राइट्स के लिए या उनके एफर्ट्स के लिए, कुछ फ्लावर ऑफ टोकन्स अवार्ड के रूप में उनको दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो इवेंट है ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इवेंट होगा, और इसमें जो भी चीज़ें होंगी उससे अक़लियतों के जो राइट्स हैं उनको उजागर करने में बड़ी मदद मिलेगी। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमने कोई भी कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया ने भरपूर तरीके से उसको कवर किया है। बाकी तमाम दोस्त मेरे 6 दोस्त बैठे हुए हैं, हमने बड़ा मिलकर काम किया है। तो इसी तरह क्लास कम्युनिटी सब लोग, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पे तशरीफ लाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Chairman, with great anticipation, I extend a sincere invitation to Mr. Peter Jacob, the Executive Director of the Center for Social Justice, a revered figure in the realm of human rights advocacy, both nationally and internationally. He has been a
rights organization since 1988 in different capacities, including Amnesty International Pakistan, Forum Asia, and Human Rights Commission of Pakistan. The US State Department has bestowed him Secretary Award on Religious Freedom until January 18, 2024. In recognition of his work, kindly grace the stage and enlighten the gathering with your intelligent insights on the topic. इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अली भट्टी साहब, राइट रेवरेंड बिशप आज़ाद मार्शल मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान, सैमुअल करा साहब, इस तहरीक के रोहरवान Dr. Shahzad, Mr. Joseph, and very dear friends of mine. मुझे ज़्यादा चेहरे शनासा नजर आ रहे हैं, दोस्त नजर आ रहे हैं। तो आज के मौजू में हमें देखना ये है कि आईन पाकिस्तान में मजहबी अक़लीतों के हुकूक का क्या जिक्र है और वो किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन में या अमल दरामद में मॉडल साबित होता है। I wonder my guests here can understand a little bit of Urdu. Should you rely on translation because most of us here. Any other different? Proceed in English or Urdu? Urdu ज़्यादा better है. So I will apologize to my guests, but I hope the translation is possible. तो जहाँ कहीं आजकल तस्करा होता है मजहबी अक़लीतों के हकूक़ का, तो एक नुक्ता हमारे सामने आ जाता है और वो ये कि क्या कोई अक़लियत है, अक़लियत कहा जाए या ना कहा जाए। हद ये है कि एक सियासी जमात ने तो हालिया इलेक्शन में ये वादा कर दिया कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो लफ्ज़ अक़लियत को ख़त्म कर दिया जाएगा। और यूँ मैं खुलासे में आपको बयान कर खासतौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उन बातों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आज की महफिल के मौजूद को फोकस करके है, तो वो पूछ नीच जो मजहब की बुनियाद पर आईन पाकिस्तान में पाई जाती है वो 14 जगह पर मौजूद है कम अज़ कम, और 25 मकामात पर यह फर्क किसी और तरीके से आता है। मैं एलैबोरेट करता हूँ। इसलिए कहते हैं हम कि आईन पाकिस्तान इज़ अ मिक्स्ड बैग। उसमें ये कोई दोस्त दिन को समझा दे कि यहाँ पे एक संजीदा महफिल चल रही है, वो ज़रा आहिस्ता बता दें। तो 25 ऐसे मकामात हैं जहाँ पाकिस्तान के शहरियों की मज़हब के बुनियाद पर ऊंच नीच का जो बर्ताव है वो है, और इसी वजह से मैं ये दोनों चीज़ें आज के ऑडियंस के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हमें मिली के ना सिर्फ जुडिशरी में, ना सिर्फ क़यादत में, समाजी सियासी मजहबी क़यादत में, मैं समझता हूँ कि हर एक में पाकिस्तानी में इस बात को समझना भी है और इन मुश्किलात को हल करना है, चाहे वो कानून की अपनी स्पिरिट में हो, उसकी फॉर्मुलेशन या उसके अल्फाज के चुनाव में हो, या वो उसके अमल दरामद में। पहली ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जो जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, करारदाद लाहौर, और वो ज़ुबान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अप्रूव की हुई ज़ुबान थी, अगर उसका मुवाज़ना करें हम हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसके ऊपर, तो बड़ा फ़र्क है। जो करारदाद है लाहौर की 1940 की, वो ये कहती है कि ये जो राइट्स 5 किस्म के कहे जा रहे हैं और वो मुतसव्वरा मुजव्वज़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में लागू होने थे, उसमें वो ये कहती है कि इनका इतलाक़ मैंडेटरी होगा, लाजमी होगा और मुअस्सर होगा। मुअस्सर का मतलब ये है कि वो मुर्तजा पेश होगा, सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि आईन में क्या लिखा है, वो ये देखना होगा कि क्या वो बाद में पॉलिसी में भी आता है, वो इम्प्लीमेंटेशन में भी आता है, और अवाम तक उन हकूक़ की
बाहम रसानी भी होती है। तो ये है उसका एक बुनियादी फर्क। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जो हकूक़ आर्टिकल 20 में दिए गए और जो मजहबी आज़ादी से मेरा पसंदीदा तरीन मौजूद उससे मुताबिक है। तो राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट या प्रीच करेंगे, ये 3 राइट्स स्पेसिफाई किए गए हैं आर्टिकल 20 में। उसको जब हम देखते हैं तो चाहे वो लेजिस्लेशन हो, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 298 Imrf C की, या वो जजमेंट हो मशीनरी वर्सेस स्टेट, उसकी उसमें क्राइटेरिया नज़र आते हैं। और जहाँ तक आर्टिकल 25 की बात है, जो तमाम शहरों की हकूक़ की मसावत की ज़मानत देता है, वो देते हैं। तो हम आर्टिकल 41 में जहाँ से पाकिस्तान और आर्टिकल 91 में जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तकर्रुर का सिलसिला है, वो हमें मालूम होते हुए राइट्स की है, वो हकूक़ मध्यम होते हुए नजर आते हैं। मतलब वो फंडामेंटल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ऐसा लगता है कि जो वादा पहले 8 से 28 आर्टिकल्स में किया गया है, उसको आगे पासदारी करना मुश्किल है। ये ऐसा सुमोटो नोटिस 1/2014 जिसका हम जिलानी जजमेंट जिसको कहते हैं, वो जब आता है तो वो उसकी वजाहत इस तरह से की गई कि बावजूद इस बात के कि जो सियासी निज़ाम है उसमें माइनॉरिटीज़ के कुछ हकूक़ बराबर नहीं, लेकिन आर्टिकल 20 जो कि मज़हब की अक़ीदे की ज़मीर की आज़ादी से मुताल्लिक़ आर्टिकल है, उसमें किसी शहरी पर कोई शर्त आयद नहीं, कोई कदर नहीं लगाई गई, कोई तखसीस नहीं की गई कि उसका किस मज़हब से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। लिहाजा इसी वजह से जिलानी जजमेंट उसको एम्फसाइज करते हुए आर्टिकल 20 को एक कहती है कि दिस हैज सर्टेन प्राइमेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इसी वजह से हम ये समझते हैं कि जिलानी जजमेंट जो है वो एक लैंडमार्क है, एक डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसमें आके मजहबी अक़ीदों के हकूक़ से मुताबिक बहस को आगे बढ़ाया गया। लेकिन रियासत में कुछ इदारे ऐसे तश्कील पाए हैं जिसने इंतज़ाम को गैर मुतवाज़िन बना दिया। तो अक्सरियत आबादी के लिए तो कुछ इदारे ऐसे तश्कील पाए हैं, जैसे फेडरल शरीफ कोर्ट है, जैसे इस्लामी मीडिया काउंसिल है। इसके मुतबादल कोई इदारा ऐसा नहीं है कि मजहबी अक़लीतों की आज़ादियों और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको तफवीज़ किया गया हो, ये फ़र्ज़ कि वो कोई काम करता है। और इसी वजह से आर्टिकल 203 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो एक बड़ी अजीबोगरीब पाबंदी लगाई गई है, और वो ये है कि फेडरल शरीफ कोर्ट में कोई पटिशन तो हो सकती है मजहबी अक़लीतों से मुताबिक, लेकिन कोई वकील जो गैर मुस्लिम अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता हो वो वहाँ पर पेश नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 203 जो है वो दुनिया के आइनों के मुकाबले में हमें एक एम्बैरसिंग पोजीशन में ला देता है कि हम कैसे कहें कि अगर एक वकील से भी कोई खौफ है, अगर किसी वकील से भी कोई ये खतरा हो सकता है कि वो कोई ऐसा आदमी है, तो फिर हम अदलिया की आज़ादी को और उस फोरम को जिसे हम फेडरल शरीफ कोर्ट कहते हैं उसकी आज़ादी को और मसावत को कैसे उसकी वकालत कर सकते हैं। ये वो चंद चीज़ें हैं, वो चंद मिसालें हैं जो हमारे सामने हैं इस बुनियाद पर कि अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ मिक्स्ड बैग। जहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे तो यहाँ पर मैं ये बात करते हुए सामने सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वर्क। Constitution of Pakistan has failed to advance the democratic ideals and the human rights ideals of Pakistani people, और इसी वजह से हमें जरूरत पेश आती है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा और taking this advantage of the Chief Justice of the High Court being here, मैं चंद एक बातें आपको
आर्टिकल 22 अलिफ और बे के मुताबिक वो आपसे गुजारिश करना चाहिए। तालीमी निज़ाम में सूरत हाल ये हो गई है कि कई इम्तियाज़ात, तशरीफ़ात, तरजीहात वो शामिल हो गई हैं और वो आर्टिकल 22 की पूरी खिलाफ कर रही है। तमाम मज़ामीन स्कूल की सतह पर तकरीबन जो है उनमें अक्सरीती मज़हब का विवाद ऐसा वो शामिल होता है तो तकलीफी बच्चों को ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसके लिए इम्तहान पास करना, which is a sheer violation of Article 22(1), जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे को वो तालीम नजरी ना दी जाए तो उसका अपना पस मंज़र है। उन मुश्किलात को सामने रखते हुए भी लेकिन आर्टिकल 20 जो कि मजहबी आज़ादी से मुताबिक है उसकी तोसी में ये चीज़, उसकी एक्सटेंशन में ये आर्टिकल 22(1) है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 पिटिशन पड़ी हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट, जिसको अभी केटर नहीं किया। एक और 2022 की एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, मुझे आपकी बात वो that empowers district magistrates to inspect schools against the proper arrangement for teaching Islam। और उनमें 3 छात्र जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने हमारे 3 जगहों पे चिन्योर, रावलपिंडी और फैसलाबाद वो देवर रन माइनॉरिटी सेक्ट और माइनॉरिटी, जो कि बहुत मुनासिब बात हुई। इससे आसानी पैदा हुई कि हम इन वो स्कूल जो मजबूतों के स्कूल चलाए जाते हैं उनमें वो इंतज़ाम कैसे करें इस्लामियात के पढ़ाने का, ये बड़ी मुश्किल पेश है। पहला तो सवाल यही है कि क्या एग्जेक्टिव फंक्शंस को सर अंजाम देना जुडिशरी की जिम्मेदारी है। तो जहाँ जानते हुए कि ये बिगाड़ हमारे यहाँ पैदा हुआ है मिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है और करता कोई और है, तो इसी तरह मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये 2 मैटर्स ऐसे हैं जो जुडिशल ओवरसाइट की ज़रूरत है, इसके लिए पिटिशंस करना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। पिटिशंस और करते हैं बुकिंग के लिए तो अदालतों का काम और ज़्यादा रहता है। तो ये अगर इसमें आप थोड़ा सा इसको लुक इनटू दैट वुड बी ग्रेट। I'm grateful that we had your ear with us, and I'm grateful to the organizers again for giving me this opportunity to speak up. I now invite Mr. Adnan Shamim Yubi, Advocate High Court and President Christian Lawyers Association, Pakistan, to take the stage and offer his valuable perspective on the topic. Chief Justice of Lahore High Court, Lahore, Mr. Mohammed Abdul Bhai, Honorable, respected Moderator, Church of Pakistan, Bishop Abad Marshal Sahib, Nahayati Kablizer, प्रेस टेलीविजन चर्च के चेयरमैन पास्टर शहबाज साहब and the chairman of implementation of minority rights, Mr. Samuel, Honorable Presidium, respected dignitaries, distinguished guests, in the name of Almighty God, good afternoon to all of you. I am highly grateful to the organization of implementation of minority rights, the chairman of implementation of minority rights, Mr. Samuel Kara, who has arranged this wonderful program, which is the need of the hour. जो इस वक्त की जरूरत है कि जब minority rights at the one side, when His Excellency you see the Constitution, the provisions of the Constitution,
there are many articles which are giving the guarantee to the rights of the minorities. I mean to say, my learned friend was talking about Article 20, 25, Article 38, and so on. Right to profess, right to promulgate, right to propagate and establish the institution of for the minorities. But on the other hand, my lordship, His Excellency, when we, being a minority, being the people residing over here, belonging to the Christian community, when we look at the incidents of Jerawan, when more than 20 churches are set in fire, the people have saved their lives while fulfilling themselves in the field. And all these things are watching. And when you see the incident of Konya, when you see the incident of Badamibah, when you see the incident of Shantinagar, then His Excellency, the people belonging to the Christian community feel themselves unsafe. The people belonging to the minorities community feel themselves very much suppressed. And right now, जब ऐसी सूरत हो कि बुनियादी हकूक एक तरफ से तो मौजूद हो, आयन में प्रोविजंस मौजूद हो, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन और वो प्रॉपर एक्सरसाइज ना किए जा रहे हो, तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन, मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में सैमुअल प्यारा साहब का बतौर चेयरमैन IMRF के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट का ओवर के सामने आना और हिज एक्सीलेंसी को यहाँ पे मदद करके अपने मामला को सामने रखना, ये एक हमारी जिम्मेदारी है. And we go on the one side and the other side and we see whether the state has performed the responsibilities or not. To the extent of giving the shelter, giving the security, as interpreted in the judgment of 2014, the landmark judgment of Mr. Samuel Tara. So I was thinking that उस पर जब सिक्योरिटी ना फ्राहम करने की सूरत में, जब उनके मामला को आगे लेके ना चलने की सूरत में, जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, तो मैं रखी तौर पर समझता हूँ कि इस फोरम की खातिर से कुछ सजेशंस आनी चाहिए, कुछ सजेशंस being the representatives of the Christian lawyers. मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में it's the responsibility of the state to establish some institutions which would create the harmony amongst the Christians as well as the other religious minorities with the majority community, so that the people feel comfort and feel well, peace and calm while living in this society. And when we look at the situation of the Pakistan, there is need of the political stability, there is need of the economic stability, and all these stabilities will come well. All the people living in Pakistan, whether they belong to the Christian community, Hindu community, Sikh community or Muslim community, when they all will work together for the betterment and prosperity of this country. So I think that the state should perform and should realize the responsibilities which they need to perform for the betterment and the future of this nation. So at the end, at the last but not the least, I am highly grateful
Mr. Samuel Pyara, who has arranged this program, and invited to His Excellency over here for listening all these suggestions. I am grateful to all of you. May God bless you all. Now I request Right Reverend Bishop Azad Pasha, Moderator, President, Church of Pakistan, and Chairman National Churches Council of Pakistan to share his valuable thoughts. Respected audience from different communities, especially lawyers and from the civil society, and their honorable Chief Justice of our Honorable Chief Justice. It is with profound respect and gratitude that we gather here today under your esteemed patronage to deliberate on the pivotal subject of the constitutional rights of minorities in Pakistan. Your presence as a chief guest not only honors us, but also echoes the judiciary's commitment to upholding justice and equality for all, especially the representatives of the minority communities who seek your wisdom and support in their quest for equality and recognition. We commence by invoking the visionary ideals of our nation's founders, notably Qaeda Muhammad Ali Jinnah, who on the eve of Pakistan's birth articulated the inclusive vision for our homeland. His address on August 11 before the First Constituent Assembly laid the foundation for a Pakistan where every citizen, irrespective of their faith, was to enjoy equal rights and freedom. This ethos of pluralism and tolerance forms the bedrock of our national identity and serves as a guiding light for our collective endeavors towards fostering a just society. Despite the constitutional guarantees that promise equality and protection for all citizens, the implementation of these rights remain a challenge. The gap between the lofty ideals enshrined in our Constitution and on ground realities faced by our people is a cause of concern. Instances of discrimination, persecution, and violence against minorities are not just a violation of our individual rights, but a blemish on the very fabric of our democracy. In this context, the role of the judiciary becomes paramount. Your Lordship, the minority communities of Pakistan look to you and your esteemed colleagues for justice and protection. The judiciary's conciliatory and educatory role is a beacon of hope for those who have been wronged and marginalized. Your interventions and directives can pave the way for not only addressing the individual grievances, but also for systematic reforms that ensures the protection and promotion of minority rights. My words are not just a reflection of my personal sentiments, but echoes the collective voice of the minority community in Pakistan. We are confronted with issues that range from religious persecution to socio-economic discrimination. The recent surge in violence against religious places and communities, the misuse of blasphemy laws, and the challenges related to forced conversions and child marriages are pressing concerns that demand urgent attention and action. Your Lordship, as we stand here seeking justice
and advocating for the rights of the marginalized, we are reminded of the divine injunctions that place justice at the heart of societal harmony and peace. The wisdom of an Old Testament prophet, Micah, reminds us that justice tempered with mercy and humility is the cornerstone of a righteous and harmonious society. We feel it is time to be persuasive for the protection and promotion of minority rights by upholding the principles of justice, equality, and inclusivity. We can fulfill the vision of our founding fathers and ensure that Pakistan is a homeland where every citizen, regardless of their faith or ethnicity, can live with dignity and peace. Thank you, Honorable Chief Justice, for lending us your ears and for your unwavering commitment to justice. Your leadership and empathy towards the plight of minorities are invaluable as we strive towards a more equitable and just Pakistan. In conclusion, Your Honor, let us all reaffirm our commitment to uphold the constitutional rights of minorities and fulfill the responsibilities of the state toward them by embracing diversity, safeguarding equality, and promoting inclusion. We can truly honor the vision of our founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and build a brighter future for all Pakistanis.